लगातार 3 दिनों से हो रही धुआंधार बारिश ने जंगल का हुलिया बिगाड़ दिया था। बारिश के कारण सारे पक्षियों के घोंसले टूट चुके थे, जिसके कारण सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू एक टूटी हुई टहनी पर दुबक कर बैठे थे। उनकी नन्ही सी मासूम बेटी अपने माता पिता के पंखों में छिपी कांप रही थी। रीमा, हिम्मत मत हारो। ये बारिश हमारे घोंसले तो ले गई, लेकिन हमें नहीं हरा सकती। टुन्नू, सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलेगा। बारिश रुक गई है, लेकिन आसमान बता रहा है कि ये बस एक छोटा सा विराम है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना रात की बारिश हम सह नहीं पाएंगे। तभी उनकी सबसे अच्छी दोस्त लूसी वहां पहुंची। लूसी जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। उसके साथ उसका पति कबूतर भी था, जो शरीर से तो ताकतवर था पर दिल का बेहद भोला था। हाय राम, रीमा, तुम लोग ठीक तो हो? मेरी तो जान ही हलक में अटकी थी। कबूतर जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए ना, नन्ही बच्ची कितनी भीग गई है। लूसी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर घास मिल जाती तो मैं अपनी ताकत से एक बड़ा महल जैसा घोंसला बना देता। तभी वहां तोता उड़ता हुआ आया, जो पूरे जंगल की खबर रखता था। उसकी पत्नी हरियाली हमेशा की तरह बीमार थी और छींक रही थी। बड़ी खबर, बड़ी खबर! जंगल में सूखी घास का एक तिनका भी नहीं बचा है। सब कीचड़ बन चुका है। ठीक, मैंने कहा था ना, इस बार की बारिश हमें ले डूबेगी। तभी वहां पर कालू और गौरी भी आ जाते हैं। ये दोनों थोड़े बदमाश स्वभाव के थे, लेकिन बुरे वक्त में कभी कभी इनका दिल भी पिघल जाता था। पिंकी कौवी, जो खुद को बहुत होशियार समझती थी, वहां आकर अपनी राय देने लगी। तुम सब यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने सुना है कि इंसानी बस्ती के पास सूखी घास मिल सकती है, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। खतरा? कालू को किसी का डर नहीं। गौरी, क्या कहती हो? चलें चोरी करने? चोरी नहीं कालू, इस बार जान बचाने का सवाल है। अगर रीमा कह रही है तो हमें साथ चलना चाहिए। रीमा के नेतृत्व में सभी पक्षी उड़ते हुए इंसानी बस्ती की ओर चल दिए। रास्ते में दुश्मन बारिश का मौसम फिर से करवट ले रहा था। बिजली कड़कने लगी थी। पक्षी थके हुए थे, भूख से बेहाल थे। उनके सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट था, एक सुरक्षित छत की तलाश। भटकते भटकते वे एक छोटे से कच्चे घर के आंगन में पहुंचे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये इंसान हम लोगों को मार ना दे। तुम डरो मत चुटकी बेटा, मैंने सुना है कि इंसान पक्षियों की बहुत सहायता करते हैं। वो जरूर बाहर आकर हमारी सहायता करेंगे। हाँ चुटकी, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर रुको, देखते हैं कि ये इंसान हमारी सहायता करते हैं कि नहीं। तभी राधा उन लोगों को खिड़की में से देख लेती है और वो कहती है, अरे बेचारे, लगता है बारिश ने इनके घर उजाड़ दिए हैं। डरो मत नन्हे परिंदों, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। राधा ढेर सारी सूखी घास, जूट के रेशे और खाने के लिए दाने ले आई। उसने आंगन के छप्पर के नीचे सूखी जगह पर घास का ढेर लगा दिया। आओ आओ पक्षियों, सारे लोग आकर घास और अनाज लेकर जाओ। तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा पक्षियों की मदद करती हूँ। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा की मदद देख पक्षियों की आंखों में चमक आ गई। अब समय कम था और काम बहुत ज्यादा। सब सुनो, टुन्नू और कबूतर, तुम लोग भारी घास उठाओ। लूसी, तुम नन्ही बच्ची का ध्यान रखो। कालू और गोरी, तुम लोग निगरानी करो कि कोई जानवर ना आए। तोता भाई, आप हमें बताते रहना कि बादल कितनी दूर हैं। चिंता मत करो रीमा, आज मेरी ताकत इन घोंसलों को फौलाद बना देगी। सभी पक्षी जी जान से जुट गए। कालू और गोरी ने भी अपनी बदमाशी छोड़ दी और राधा द्वारा दिए हुए घास से अपने लिए घोंसला बनाने लगे। पिंकी अपनी होशियारी का इस्तेमाल घोंसला बेहतर बनाने में कर रही थी। देखो, इसे ऐसे मोड़ो ताकि पानी अंदर ना आए। सारे लोग सूखी घास का अच्छे से इस्तेमाल करना। जैसे ही आखिरी घोंसला तैयार हुआ, आसमान फिर से फट पड़ा। धुआंधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार पक्षी डरे हुए नहीं थे। वे राधा के घर की मुंडर और पेड़ों पर बने अपने नए मजबूत घोंसलों में सुरक्षित थे। राधा अपनी खिड़की से ये सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। जंगल के वे पक्षी, जो कभी अलग अलग रहते थे, आज एक परिवार बन चुके थे। माँ, क्या अब हम नहीं भीगेंगे? नहीं बेटा,
इंसान की अच्छाई और हमारे अपनों की एकता ने आज हमें बचा लिया। रीमा, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ डरती रही, पर राधा ने और तुम सबने कमाल कर दिया। अब तो बस दाने खाओ और बारिश का मजा लो। राधा की दया और पक्षियों की मेहनत ने दुश्मन बारिश को हरा दिया था। उस रात बारिश तो तेज थी, पर हर घोंसले में सुकून की गर्माहट थी। पक्षियों ने सीखा कि जब इरादे नेक हों और कोई राधा जैसा मददगार मिल जाए तो हर तूफान छोटा लगने लगता है। एक ऊंचे घने बरगद के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों चुटकी और कुक्कू के साथ रहती थी। रीमा का जीवन आसान नहीं था। उसके पति को पिछले साल एक शिकारी ने पकड़ लिया था और तब से रीमा ने अकेले ही बच्चों को पालने की कसम खाई थी। वो दिन रात दाना जुटाती और अपने बच्चों को हर खतरे से बचाकर रखती थी। कालू कौवा, जो हमेशा दूसरों पर रोब झाड़ता था, अक्सर पास के पेड़ से व्यंग्य करता, अरे रीमा, तू अकेली क्या कर लेगी? इस बार बारिश इतनी होगी कि तेरा कच्चा घोंसला बह जाएगा और तेरे बच्चे भूखे मरेंगे। कालू भैया, मेरी मेहनत और मेरे बच्चों के लिए मेरा प्यार, यही मेरा सबसे बड़ा बल है। कुदरत की कोई चुनौती मुझे डरा नहीं सकती। एक दिन जंगल में अचानक काले घने बादल छा गए। उल्लू, जो दूर पहाड़ों से खबर लाया था, हाँफते हुए आया। सभी तैयार हो जाओ, इस बार ऐसी बारिश आएगी कि कई दिनों तक सूरज नहीं दिखेगा। अपने अपने घोंसले मजबूत कर लो और खूब सारा अनाज जमा कर लो। जंगल में पक्षियों में हड़कंप मच गया। सब अपने घोंसलों को मजबूत करने और दाना इकट्ठा करने में जुट गए। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी का घोंसला कमजोर था। उनके पास इतना दाना भी नहीं था कि कई दिनों तक चल सके। कालू जी, रीमा ने कितने दिनों से दाना जमा कर रखा है। उसके पास एक मजबूत सा घोंसला भी है, क्यों ना हम उसका थोड़ा सामान ले लें? अरे गोरी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। अब तो हम लोगों को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये दाना अब हमारा है। कालू ने मौका देखा। जैसे ही रीमा भोजन की तलाश में नीचे गई, कालू ने उसके घोंसले पर हमला कर दिया। अंकल, आप हमारा दाना क्यों ले जा रहे हैं? माँ ने बहुत मेहनत से सब कुछ जमा किया है, आप ऐसे मत कीजिए। तुम्हारी माँ अकेली क्या कर लेगी? ये जंगल अब मेरा राज है। कालू ने सिर्फ दाना और घोंसला ही नहीं छीना, बल्कि उसने जानबूझकर रीमा के घोंसले की नींव को भी ढीला कर दिया ताकि तेज हवा में वो टूट जाए। ऐसा करके कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर रीमा आकर देखती है तो उसका घोंसला टूट चुका था और उसके बच्चे रो रहे थे। मेरे बच्चों, ये क्या हुआ? किसने किया ये? माँ, कालू अंकल आए थे, उन्होंने हमारा सब कुछ ले लिया और घोंसला भी तोड़ दिया। तभी बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे। रीमा जानती थी कि इस तूफान में वे खुले में नहीं रह सकते। उसके बच्चों के पंख अब भी इतने मजबूत नहीं थे कि वे उड़ सके। मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा, कैसे भी करके। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में कस लिया और इंसानी बस्ती की तरफ उड़ चली। और वह उन्हें बचाने के लिए एक पुराने बरगद के तने की खोखल में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन खोखल बहुत छोटी थी। उसने बच्चों को खोखल के अंदर धकेला और खुद उसके मुंह पर एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। तुम चिंता मत करो छुटकी बेटा, मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रहा है और बारिश का पानी इस पेड़ के अंदर आ रहा है। माँ, ऐसा कहकर वो चिड़िया पूरी रात अपने पंखों से बारिश का पानी अंदर आने से रोकने लगी। तेज बारिश की बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही थीं। बिजली चमक रही थी और हवाएं उसे बार बार धकेल रही थीं, पर वह टिकी रही। पूरी रात रीमा अपने बच्चों के लिए ढाल बनी रही। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और शरीर ठंड से कांप रहा था, पर ममता की आग उसे बुझने नहीं दे रही थी। सुबह जब बारिश थमी और सूरज की पहली किरण निकली तो रीमा का शरीर अकड़ गया था। वह बुरी तरह थक चुकी थी। तभी वहाँ से किसान की पत्नी और उसकी बेटी राधा गुजर रही थी। राधा ने उस चिड़िया को देखा। माँ, देखो, उस चिड़िया ने अपने बच्चों को कैसे बचाया है। वह पूरी रात ढाल बनी रही। बेचारी, आओ इसे अंदर ले चले, इसे मदद की जरूरत है। वे रीमा और उसके बच्चों को धीरे से उठाकर अपने घर ले आए। उन्होंने रीमा को गर्मा गर्म खिचड़ी और पानी और गर्मा गर्म दाना दिया। रीमा धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब रीमा ठीक हो गई तो वह अपने बच्चों के साथ जंगल में गई। उसने देखा
कि कालू और गोरी का घोंसला पूरी तरह बह चुका था। वे दोनों ठंड और भूख से बेहाल एक टूटी टहनी पर बैठे रो रहे थे। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमारे कर्मों का फल हमें मिल गया। हमने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अब हमारे पास न घर है न कोई सहारा। रीमा का दिल पसीज गया। उसने अपने पास बचा हुआ कुछ दाना उनके सामने रख दिया। कालू भैया, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। जंगल में किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। रीमा और उसके बच्चे किसान के घर वापस लौट आए। किसान की पत्नी ने उनके लिए बरामदे में एक सुंदर मजबूत घोंसला बना दिया था। अब रीमा और उसके बच्चे उस घर का हिस्सा बन चुके थे। हर सुबह रीमा अपनी मधुर आवाज़ में गाती, जो किसान के परिवार के लिए एक नया सवेरा लाती थी। माँ, अब हमें कभी डर नहीं लगेगा। नहीं बेटा, जब तक हम सच और नेकी के रास्ते पर चलेंगे, कोई तूफान हमें छू भी नहीं पाएगा। यहाँ हमें प्यार और सुरक्षा दोनों मिली है। दूसरों का बुरा करने वालों का अंत बुरा ही होता है, जबकि ममता और सच्चाई की हर हाल में जीत होती है। पहाड़ों के पास स्थित एक छोटा सा जंगल पूरी तरह से सफ़ेद चादर में ढका हुआ था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान से लगातार बर्फ गिर रही थी, जैसे रुई के फाहे बरस रहे हों। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन पक्षियों की दुनिया में एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। एक पुराने बरगद के पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उफ, आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा लगता है जैसे हवा हड्डियाँ को भी जमा देगी। माँ देखो, बाहर सब कुछ कितना सफेद है। मैं बाहर खेलने जाऊँ? मुझे बर्फ का गोला बनाना है। नहीं चुटकी, बाहर कदम भी मत रखना। पंख गीले हो गए तो उड़ नहीं पाओगी। रीमा, इसे समझा। बाहर हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने पूरे जंगल का 2 बार चक्कर लगाया। मेरी रफ्तार तेज़ है, पर फिर भी दाना कहीं नहीं मिला। सब कुछ बर्फ़ के नीचे दब गया है। कोई बात नहीं टुन्नू, तुम निराश मत हो। हम सब साथ हैं, यही काफ़ी है। हमारे पास कल का थोड़ा बचा हुआ अनाज है, हम मिल बांट कर खा लेंगे। रीमा भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत थी। जहाँ दूसरे पक्षी घबरा रहे थे, वो अपने परिवार का मनोबल बढ़ा रही थी। थोड़ी ही दूर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी का घोंसला था। लूसी अपने पति को लेकर बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक थी। तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे? तुम्हें छींक आ रही थी। अगर बीमार पड़ गए तो? मेरे पास तो दवाई भी नहीं है। अरे लूसी, पर मुझे भूख लगी है और मुझे रीमा दीदी से मिलना था। भूख लगी है तो ये सूखा पत्ता चबा लो, लेकिन बाहर नहीं। पिंकी ने कहा है कि तूफान आने वाला है। तभी पिंकी कौवी, जो बहुत समझदार थी, वहाँ आती है। उसके साथ तोता भी है। लूसी सही कह रही है। मैंने हवा का दबाव महसूस किया है। बादलों का रंग गहरा भूरा हो रहा है। बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है। हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये पेड़ अब सुरक्षित नहीं है। सही कहा, सही कहा। मेरी चोंच ठंड से अकड़ रही है। हमें इंसानों की बस्ती की तरफ चलना चाहिए। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कालू कौवा का आलीशान घोंसला था। वो अपने घमंड में चूर था। उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू भी वहाँ थे। कालू की बूढ़ी माँ कोने में बैठी हुई थी। देखो उन बेवकूफों को, इंसानों के पास जा रहे हैं। हम सबसे ऊपर हैं, सबसे ताकतवर। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पापा, वो देखो चुटकी, वो डर रही है। मैं उसके ऊपर बर्फ गिराता हूँ। जग्गू एक टहनी हिलाता है और ढेर सारी बर्फ चुटकी के ऊपर गिरती है। माँ, मेरी आंखों में बर्फ चली गई। जग्गू, ये क्या बदतमीजी है? कालू, तुमने अपने बेटे को यही सिखाया है? दूसरों की मुसीबत पर हंसना कायरता है। अरे माँ जी, आप चुप रहिए। बच्चे खेल रहे हैं। ये खेल नहीं, क्रूरता है। याद रखना, कुदरत का कहर अमीर गरीब या ताकतवर कमज़ोर नहीं देखता। जब मुसीबत आएगी तो यही पड़ोसी काम आएंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है माँ। आप बस अपना ज्ञान अपने पास रखो। शाम होते होते पिंकी कौवी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। हवाएं चीखने लगीं। बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हे भगवान, आज क्या होगा? रीमा, घोंसला हिल रहा है, पकड़ कर रखो।
अचानक तेज हवा के झोंके से कालू का घोंसला, जो सबसे ऊपर था, टूटकर गिर गया। कालू, गौरी और जग्गू बर्फ में गिर पड़े। उनका घोंसला नष्ट हो चुका था। कालू की माँ किसी तरह एक टहनी पर लटकी हुई थी। बचाओ, गौरी, जग्गू, मेरे पंख फंस गए हैं। रीमा ने यह देखा। टुन्नू, हमें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन रीमा, वो हमारे दुश्मन है और बाहर जानलेवा ठंड है। दुश्मन बाद में है, पहले वो पक्षी है। अगर हमने मदद नहीं की तो वे मर जाएंगे। इंसानियत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। रीमा और टुन्नू ने अपनी जान की परवाह किए बिना उड़ान भरी और कालू की माँ को संभाला। पिंकी, तोता और कबूतर भी आ गए। सब ने मिलकर कालू के परिवार को बर्फ से निकाला। सभी पक्षी अब बेघर थे। उनका पेड़ अब सुरक्षित नहीं था। अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। वे उड़ते उड़ते पास के एक गांव में एक किसान के घर के पास पहुँचे। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। इधर आओ बच्चे। गौरी, तुम भी इधर सटकर बैठो, आपस की गर्मी से ही जान बचेगी। लूसी बहन, मैंने तुम लोगों का इतना मजाक उड़ाया और आज तुम ही मेरे बेटे को बचा रही हो। दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता कालू भाई। तभी खिड़की के अंदर से एक महिला की नज़र उन पर पड़ी। वो किसान की पत्नी सुनीता थी। वो बहुत दयालु थी। हे भगवान, इतने सारे पक्षी बेचारे कैसे ठिठुर रहे हैं। इस तूफान में ये कहाँ जाएंगे? इनका तो घोंसला भी नहीं बचा होगा। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आती है और अपने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल देती है। आओ आओ नन्हे मेहमानों, डरो मत, यहाँ आ जाओ। बाहर बहुत ठंड है। देखो, वो हमें बुला रही है। वो अच्छी महिला लग रही है। हाँ, उसकी आंखों में देखो, कोई छल नहीं है। चलो सब लोग। एक एक करके सारे पक्षी, रीमा, टुन्नू, चुटकी, कबूतर, लूसी, पिंकी, तोता और कालू का पूरा परिवार उस गर्म कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर की गर्माहट स्वर्ग जैसी थी। किसान की पत्नी ने कुछ भीगे हुए चावल और मूंगफली रख दिया और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़कर चली गई ताकि वे कैद महसूस न करें। हाँ, देखा कालू, जिसे तुम कमज़ोर समझते थे, आज उसी ने और एक इंसान ने तुम्हारी जान बचाई। रीमा बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी ताकत के नशे में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आ गया कि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। तुमने सही कहा था, हम सब एक हैं। बीती बातें छोड़ो कालू भैया, देखो बच्चे कैसे मजे से खा रहे हैं। जग्गू भैया, ये मूंगफली के दाने बहुत मीठा है, खाओ ना। हाँ चुटकी, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। इसे कहते हैं बर्फ में मिली गर्माहट। मुसीबत ने हमें एक परिवार बना दिया। और वो इंसान, वो तो फरिश्ता थी। जब नीयत साफ हो और दिल में प्यार हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। बाहर तूफान अब भी शोर मचा रहा था, लेकिन उस छोटे से कमरे में प्यार, एकता और कृतज्ञता की एक अलग ही दुनिया बस गई थी। यह जानते हुए कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी मौसम उन्हें हरा नहीं सकता। अगली सुबह तो सभी पक्षी दरवाजे पर कतार में किसान की पत्नी के लिए चहचहा रहे थे, मानो उसे धन्यवाद कह रहे हों। किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सुंदरवन जंगल आज अपनी हरियाली खो चुका था। जहाँ कभी रंग बिरंगे फूल खिलते थे, आज वहाँ सिर्फ सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवाएं हड्डियों को कंपा देने वाली थीं। ये सर्दियों का सबसे भयानक दौर था। पक्षियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी भोजन की कमी। न कीड़े मकोड़े मिल रहे थे और न ही पेड़ पर कोई फल बचा था। इसी जंगल के एक पुराने पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और नन्हे बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। टुन्नू जी, मटके में रखा आखिरी दाना भी अब खत्म हो चुका है। बाहर का मौसम देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज देवता हमसे नाराज होकर कहीं छिप गए हैं। मैं जानता हूँ रीमा, मैंने कल पूरा दिन जंगल छान मारा, लेकिन सिवाय सूखी लकड़ियों के कुछ नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। मेरे बच्चे, तू रो मत, मैं अभी जाती हूँ। कहीं ना कहीं से तेरे लिए भोजन ज़रूर लाऊंगी।
रुक जाओ रीमा, बाहर बर्फीला तूफान आने वाला है। ऐसे में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर कुक्कू को भूखा तो नहीं देख सकते ना। मैं अभी आती हूँ। रीमा अपने नन्हे पंखों को फड़फड़ाते हुए तूफान में निकल पड़ी। ठंडी हवा उसे पीछे धकेल रही थी, लेकिन ममता की ताकत उसे आगे बढ़ा रही थी। उड़ते उड़ते रीमा सबसे पहले पिंकी और तोता के घोंसले के पास पहुंची। पिंकी ने अपने घर में काफ़ी अनाज जमा कर रखा था, लेकिन वो बहुत स्वार्थी थी। पिंकी बहन, तोता भाई, क्या आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हैं? मेरा बेटा कुक्कू कल से भूखा है। अरे रीमा, तुम तो जानती हो इस साल कितनी ठंड है। हमारे पास तो खुद के लिए भी पूरा खाना नहीं है। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पिंकी, हमारे पास कुछ सूखे मेवे तो हैं, अगर हम थोड़ा दे दें तो। चुप रहो तुम। अगर हम बांटने लगे तो हम खुद क्या खाएंगे? चलो रीमा, यहाँ से जाओ। रीमा उदास होकर वहाँ से उड़ी और कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी के पेड़ के पास पहुँची। कालू तो रीमा को परेशान करने का मौका ढूंढता ही रहता था। देखो गौरी, जंगल की महारानी भीख मांगने आई है। क्या हुआ रीमा, तुम्हारा मेहनती पति खाना नहीं लाया? अजी छोड़िए भी, इनके पास तो रहने को ढंग का घर नहीं है, खाने को क्या होगा। रीमा, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें चोंच मारकर भगा दूंगी। कालू भाई, गोरी भाभी, मजाक मत उड़ाइए। मुसीबत किसी पर भी आ सकती है। भाग यहाँ से, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा। अपमान के घूंट पीकर रीमा आगे बढ़ी। वो अपने दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी के पास गई। रीमा, तुम इतनी ठंड में बाहर क्यों हो? तुम कांप रही हो। आओ रीमा, अंदर आ जाओ, आग के पास बैठो। कबूतर भाई, मुझे गर्मी नहीं, भोजन चाहिए। कुक्कू बहुत भूखा है। माफ करना रीमा, हम तो खुद 2 दिनों से भूखे हैं। लूसी ने कल आखिरी दाना खाया था। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वरना हम तुम्हें कभी मना नहीं करते। हर जगह से निराशा मिलने के बाद रीमा टूट चुकी थी। वो बर्फ के टीले पर बैठकर रोने लगी। तभी उसकी नज़र बर्फ में दबी एक सुनहरी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। उसने पास जाकर बर्फ हटाई। वो एक अजीब सी बड़ी और सुनहरी मूंगफली थी। वो साधारण मूंगफली नहीं थी, उसमें से एक भीनी भीनी खुशबू और गर्माहट आ रही थी। ये क्या है? इतनी बड़ी मूंगफली मैंने आज तक नहीं देखी। शायद ये कुक्कू की भूख मिटा सके। रीमा ने बड़ी मुश्किल से उस भारी जादुई मूंगफली को उठाया और अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जब वो घर पहुंची तो टुन्नू और कुक्कू ठंड से ठिठुर रहे थे। रीमा, तुम वापस आ गई? ये क्या लाई हो? पता नहीं टुन्नू जी, ये मुझे बर्फ में मिली। ये बहुत गर्म है। माँ, क्या हम इसे खा सकते हैं? जैसे ही रीमा ने उस मूंगफली को अपने घोंसले के फर्श पर रखा, अचानक एक चमत्कार हुआ। मूंगफली से तेज रोशनी निकली और वो बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो मूंगफली इतनी बड़ी हो गई कि उसने एक विशाल घर का रूप ले लिया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब सिर्फ एक दाना नहीं था, बल्कि एक जादुई मूंगफली का घर बन चुका था। उसका बाहरी खोल छत बन गया था और अंदर का हिस्सा नरम और खाने योग्य गुदे से भरा था। ये तो चमत्कार है रीमा। ये घर तो पूरा का पूरा भोजन से बना है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, वहाँ बाहर की ठंड का नामो निशान नहीं था। अंदर का तापमान बहुत सुहावना था। दीवारों पर मूंगफली का मक्खन और गिरी लगी हुई थी। वाह, यम्मी! माँ, मैं दीवारों को खा सकता हूँ? हाँ बेटा, जी भर के खाओ। ये ईश्वर का वरदान है। रीमा, टुन्नू और कुक्कू ने पेट भरकर स्वादिष्ट मूंगफली खाई। अब उनके पास न केवल रहने के लिए एक गर्म और मजबूत घर था, बल्कि इतना खाना भी था जो पूरी सर्दियां खत्म नहीं होता। जादुई घर की महक पूरे जंगल में फैल गई। कालू, गोरी, पिंकी और तोता, जो ठंड और भूख से बेहाल थे, उस खुशबू का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। कबूतर और लूसी भी वहां आए। वे सभी रीमा के जादुई मूंगफली के घर के बाहर खड़े होकर ललचाई नज़रों से देख रहे थे। रीमा ने खिड़की से उन्हें देखा। गोरी, देख रही हो? ये तो रीमा का घर है। ये इतना बड़ा और आलीशान कैसे हो गया? और देखो, वे लोग मजे से खाना खा रहे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। रीमा, इन्हें अंदर मत आने देना। जब हमें जरूरत थी तब इन्होंने हमें दुत्कार दिया था। नहीं टुन्नू जी,
बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया जाता। देखिए, कबूतर और लूसी भी हैं। वे तो हमारे अच्छे दोस्त हैं। और ये कालू और पिंकी भी मुसीबत में हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। रीमा खिड़की के पास आई और उसने सभी को अंदर बुलाया। आप सब बाहर ठंड में क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। यहाँ सबके लिए बहुत जगह और खाना है। रीमा, तुम सच में बहुत महान हो। हमने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुम। रीमा बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। आज मुझे समझ आ गया कि अमीरी दिल की होनी चाहिए, घोंसले की नहीं। हाँ रीमा, हमें अपनी गलती का पछतावा है। क्या तुम हमें माफ करोगी? कालू भाई, गोरी भाभी, बीती बातों को भूल जाइए। ये जादुई घर हम सबका है। आओ, साथ मिलकर भोजन करते हैं। उस रात उस विशाल मूंगफली के घर के अंदर जंगल के सभी पक्षियों ने एक साथ मिलकर दावत उड़ाई। बाहर बर्फीला तूफान शोर मचा रहा था, लेकिन अंदर हंसी ठिठोली और गर्माहट थी। आज तो मजा आ गया। अब हम सब दोस्त हैं। सही कहा कुक्कू, मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। उस दिन के बाद से कालू और पिंकी ने अपनी स्वार्थ और दुष्टता छोड़ दी। जादुई मूंगफली के घर ने न सिर्फ उनकी भूख मिटाई, बल्कि उनके दिलों की कड़वाहट को भी मिटा दिया। रीमा की अच्छाई ने पूरे जंगल को एक परिवार बना दिया था, और इस तरह वो कठिन सर्दी हंसी खुशी बीत गई। संकट के समय जो धैर्य रखता है और दूसरों का भला सोचता है, कुदरत भी उसी का साथ देती है।